So, hello and good morning to my all brothers and sisters. So, today here we are going to study about the very first chapter of class 9 bio chapter, fundamental unit of life. So, this chapter contribution in all exams and that we are going to give in class 10, class 9 और हमारे जो स्कूल में होते हैं उसमें भी इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाहे आप एनटीएससी का एग्ज़ाम थे, चाहे आप एनएसओ का एग्ज़ाम थे, इस चैप्टर से आपका एक ना दो क्वेश्चन आएगा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इस चैप्टर के सारे थ्योरी कवर करेंगे और साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन लास्ट में और एग्जाम्पलर के सारे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करेंगे। सो देखते हैं कि चैप्टर में है क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट विद द चैप्टर द सेल। पहले देखते हैं सेल होता क्या है। सेल होता क्या है? तो सेल हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो अमीबा हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सारे हम लोग सेल्स के बने हुए होते हैं। तो हम लोग को यहाँ समझना होता है कि सेल होता क्या है। सबसे पहले द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल होता है, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग सेल बोलते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल है क्या? तो स्ट्रक्चर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से कंपोज होते हैं। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग सेल्स को यूनिसेलुलर में बांटा गया है, यूनिसेलुलर में बांटा गया है और मल्टीसेलुलर में बांटा गया है, मल्टीसेलुलर में बांटा गया है, यूनिसेलुलर में बांटा गया है और मल्टीसेलुलर में बांटा गया है। अगर हम यूनिसेलुलर के बारे में बात करते तो एग्जांपल मेरा क्या हो गया? अमीबा, पारामीशियम। और मल्टीसेलुलर के बारे में बात करते तो मेरा प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे आते हैं इसमें। अमीबा हो गए हमारे यूनिसेलुलर, पारामीशियम हो गया हमारे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए। तो ये सारे हम लोग देखते हैं कि तो हम लोग सारे सेल्स के कंपोज है। अब यहाँ पे अंतर क्या है? हम लोग के सारे नंबर ऑफ सेल्स देख लिए। नंबर ऑफ यूनिसेलुलर का मतलब यही होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल से बने हुए। मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि हमारे मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं। उसके हम लोग के शरीर में या फिर एनिमल्स के शरीर में हर एक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स का ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लिए यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब उसके बाद देखते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझते हैं। अमीबा एंड प्लांट्स को लेते हैं। तो अगर हम प्लांट्स का फंक्शन देखते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू अमीबा। अमीबा में क्या होता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड इनगल्फ किया जाता है, क्योंकि उसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और पर प्लांट में हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये हमारा जो अमीबा है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड इनगल्फ करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और प्लांट्स हमारा क्या है? फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या है? फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है और वहाँ से फूड्स का बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ये सब तो हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले देखते हैं कि इसमें भी स्ट्रक्चर है अपना। अमीबा का भी स्ट्रक्चर है और अमीबा का भी अपना फंक्शनल है। और हमारा मल्टीसेलुलर में देखेंगे तो हमारा प्लांट्स का भी फंक्शन है और हमारा एनिमल्स का भी अपना फंक्शन है। तो इतना तो समझ में आ गया था। अब हम लोग को अब देखते हैं कि सेल एक छोटा सा जो सेल दिखता है वो एक छोटा सा सेल होता तो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ होते हैं। अगर सेल्स को देखेंगे तो दो कैटेगरी में, टाइप्स ऑफ सेल्स में दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी में सेल्स को बांटा गया है। एक तो मेरा प्रोकैरियोटिक, एक मेरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मेरा क्या क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक में मेरा आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेरा ये इसमें आ जाएगा आपका न्यूक्लियस नहीं आएगा, इसको न्यूक्लियोड बोलते हैं। उसके बाद मेरा थर्ड में आ जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोड हो गया। न्यूक्लियोड के बाद हमारा साइटोप्लाज्म आ जाएगा। साइटोप्लाज्म आपको पता है इसी में राइबोसोम्स होते हैं। तो ये सिर्फ हमारे प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या? पहले प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स है हमारा। टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम लोग इसको बांटे हैं।
टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम लोग इसको बांटे हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो हम लोग पता है सब लोग फ्री फायर खेलते हैं, तो पर रियल वर्ल्ड में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब आप लोग को याद रखना है कि जिसमें क्या है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लैक ऑफ न्यूक्लियस, और आपका अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है तो माइन्यूट होता है। और ये सब हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंस। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बेसिकली ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है क्या। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और अगर हम यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में मेरा क्या है, सारा डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड मतलब एक डेवलप्ड, हम लोग भी क्या एक यूकैरियोटिक एनिमल्स में हमारे यूकैरियोटिक है। तो अगर हम यूकैरियोटिक का बात करेंगे तो बेसिकली देखते हैं इसको कैसे बांटा गया है। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और आप लोग को पता है कि तो उसमें हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और देखते हैं इसमें सेल वॉल होता है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग को समझना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सिर्फ, और ये सेल वॉल, ये यूकैरियोटिक में इसलिए हम लोग लिखे हैं क्योंकि प्लांट्स भी यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल्स भी यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किस में पाया जाता है, तो हम लोग देखें यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होता है। और हम लोग बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दोनों एक साथ कैसे, तो सेल वॉल भी यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। पर डिफरेंसेस क्या है कि प्लांट्स में हमारा क्या होता है, हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। पर एनिमल में देखा जाए तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो यही डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्लैरिटी हम लोग को चाहिए कि साइटोप्लाज्म में हमारा सारा ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में हमारा सारा ऑर्गेनेल्स होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनेल्स होता है क्या है, ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे जितने भी सेल्स होते हैं ना, सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, और उस सेल्स के सब पार्ट्स को हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स में हमारे क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आते हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, और उसके बाद क्या क्या हो गए, हमारे राइबोसोम्स, उसके बाद लाइसोसोम्स, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हमारे गोल्जी एपरेटस, उसके बाद हमारे हो गए आपके गोल्जी एपरेटस हो गए, लगभग इतना ही होता है। सेंट्रियोल्स होता है, और हाँ, और उसके बाद हमारे राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए। और यहाँ पे देखते हैं और भी एक दो हैं, जैसे कि हमारे गोल्जी एपरेटस हैं। इनको अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे एनिमल्स में गोल्जी एपरेटस के नाम से जाना जाते हैं, और हमारे प्लांट्स में डिक्टोमासोम्स के नाम से जाना जाते हैं, डिक्टोमासोम के नाम से जाना जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक मेरा स्मूथ होता है। बेसिकली ये दोनों में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो था वीडियो का, इसमें हम लोग और आगे वीडियो का सारा डिटेल में ये एक पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हम लोग को एक पूरा क्लैरिटी नहीं मिलेगा। 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक वीडियो को ही देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि प्लास्टिड्स तो सुनने में लग रहा है जैसे कि प्लांट्स का पार्ट्स है, या ये प्लांट्स का पार्ट्स है, ये प्लांट्स में होता है, हमारा एनिमल्स में नहीं होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस होते हैं। ये सब सारे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स में 3 पार्ट्स होता है, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। और हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग सेल के सब पार्ट्स के बारे में बात कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हमारे सेल्स को, जो सेल्स आए हैं, जो सेल्स को डिस्कवरी हुए हैं, सेल्स की डिस्कवरी को देखते हैं कि क्या क्या डिस्कवरी में किसका किसका कंट्रीब्यूशन था, और सेल्स को और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट
एंड द वॉच द होल वीडियो, बिकॉज 10 वीडियो, फिर से वही बोलेंगे, 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक ही वीडियो को 2-3 बार देखिए, रिवीजन वक्त भी इसी वीडियो को देखिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है यूट्यूब पे आप उसका वीडियो देखिए। आई विल नॉट प्रीफर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो। आपको जिसमें लगता है कि मेरा सारा कंटेंट, सारा एनसीईआरटी कवर हो रहा है, आप उस वीडियो को देखिए। ओके, सो स्टार्ट विद द हमारा सेल का डिस्कवर। सबसे पहले अगर हम सेल का डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला डिस्कवरी इसका रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था 1664 में। 1664 में क्या किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू किया था, क्योंकि उस वक्त उतने एडवांस माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से किया गया था। प्रिमिटिव माइक्रो इन कॉर्क ऑफ स्लाइस, कॉर्क ऑफ स्लाइस मतलब कि बार्क ट्री जो होता है उसमें भी बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद उनका बताए थे वो। और ये कॉर्क ऑफ फ्योलेम, ठीक है। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन कॉर्क ऑफ स्लाइस, इन कॉर्क ऑफ फ्योलेम देख लिए थे। सबसे पहला डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1664 में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से किया था, क्योंकि उस वक्त उतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं था। हमारे कॉर्क ऑफ फ्योलेम, जिसको हम बार्क ऑफ ट्री का बायोटम में कॉर्क ऑफ फ्योलेम बोलते हैं, और हनीकॉम्ब में भी देखा था, एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल बोल दिया था। सेकेंड है हमारा 1764 लिनियन हॉक। इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि लिनियन हॉक 1764 में पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। ये जो सेल था ये हमारा डैड था, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और ये लिनियन हॉक के द्वारा जो किया गया था वो मेरा लिविंग था। तीसरा डिस्कवरी क्या था मेरा? 1831 रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी क्या था उनका? डिस्कवरी उनका न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया था, जो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ये आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। हम लोग ने सारे पार्ट्स के बारे में करके डिस्कस किया। प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, एडजेसेंट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस, सब के बारे में बात किया। और ये हमारा एनिमल सेल है, गोल्जी अपैरेटस, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप थोड़ा स्ट्रक्चर एंड द कुछ सेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। तो अब हम लोग थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, 1831 रॉबर्ट ब्राउन की। उसके बाद फोर्थ डिस्कवरी हम लोग देखते हैं, जो हमारा क्या है कि पुरकेंजी के द्वारा किया गया था। पुरकेंजी के द्वारा 1838 में पुरकेंजी के द्वारा किया गया था। डिस्कवर्ड क्या किए वो? डिस्कवर्ड किए उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को, जो सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेमी लिक्विड होता है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेमी फ्लूइड, लिक्विड, जो भी बोले। पुरकेंजी ने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म को। फिफ्थ डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे हर एक एग्ज़ाम में, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में, कि सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी ने 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, स्लीडन, स्वान एंड नोवेल का, ठीक है। सॉरी, नोवेल का नहीं, बर्चो का, ठीक है। नोवेल एंड डस्का का कंट्रीब्यूशन आगे देखेंगे, और हमारे एनसीईआरटी बुक में भी नोवेल एंड डस्का के बारे में नहीं दिया हुआ है। बर्चो, स्लीडन एंड स्वान के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्लीडन एंड स्वान 2 साइंटिस्ट मिलकर 2 चीज़ बताएं। सबसे पहला चीज़ बताएं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे सेल्स के बने होते हैं। दूसरा बात क्या बोला? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बर्चो के द्वारा बताया गया था, कि ऑल द सेल्स arises from pre-existing cell।
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये हमारा साइंटिस्ट का नाम बर्च्यू था जिन्होंने ये बात बोला था। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया था सेल थ्योरी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और तो देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो गोल्जी बॉडीज़ होती है उसको हम लोग डिक्टोमासोम्स के नाम से जानते हैं, डिक्टोमासोम के नाम से जानते हैं। और एनिमल सेल में क्या है, गोल्जी इसमें भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। इसमें हम लोग गोल्जी बॉडीज़ के नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो प्लास्टिड्स जो होता है, प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में देखा जाए तो प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है। और उसके बाद तीसरा डिफरेंस देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फोर्थ हमारा, कि फोर्थ डिफरेंस में क्या होता है। इसमें हमारा जो हमारा क्या है कि सेल डिवीज़न जो होता है, हम लोग पढ़े थे सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं, सॉरी गलत, सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम्स में होते हैं हमारे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में सेल डिवीज़न जो ओकर होता है ना, दोनों में सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। इसमें सेल डिवीज़न जो हमारा होता है, सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये जो हम दो वर्ड बोल रहे हैं माइटोसिस एंड मियोसिस, ये हमारे ह्यूमंस में सेल डिवीज़न होते हैं। बताएंगे कौन सा रिप्रोडक्टिव होता है और कौन सा हमारे सोमेटिक सेल बॉडी के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर और भी आगे डिस्कस करेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो अभी देखते हैं पाँचवा, इसमें एग्जाम्पल अब लिख सकते हैं हम लोग। प्लांट सेल में क्या एग्जाम्पल, सारा प्लांट्स का आ जाएगा इसमें, और एनिमल में सारा एनिमल का आ जाएगा। यूकैरियोटिक सेल के बीच का, तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच के क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंस। अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या है हमारे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच का। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे देखते हैं यूकैरियोटिक, यहाँ पे मेरा प्रोकैरियोटिक। जो मेरा ये प्रोकैरियोटिक होता है ना और ये यूकैरियोटिक होता है, यहाँ हम लोग को सारे आजकल लगभग सारे बच्चे लोग फ्री फायर खेलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि जो प्रो का मतलब होता है कि एडवांस बंदा जिसको बहुत अच्छा खेलने आता है, पर यहाँ प्रोकैरियोटिक का मतलब आप लोग याद रखिएगा थोड़ा फ्री फायर से रिलेट करके, कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है हमारा अनडेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो न्यूक्लियस मेरा क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं मेरा एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मेरा डेवलप्ड सेल होता है, ये मेरा अनडेवलप्ड सेल हो गया, अनडेवलप्ड सेल हो गया। और चौथा पॉइंट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं।
इसमें हमारे मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और है यहाँ पे कि वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसे बेसिकली यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे कि ये डेवलप्ड सेल ठीक है, अनडेवलप्ड सेल ठीक है, यहाँ पे आपका उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम्स और यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स, सॉरी फॉर डैट। और उसके बाद देखते हैं वैक्यूल्स। यहाँ पे मेरा अगर वैक्यूल्स मेरा यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वैक्यूल्स, या अगर मेरा वैक्यूल्स जो होते हैं मेरा वो मेरा absent होते हैं। इफ़ इट इज़ present then it is minute। तो ये क्या होते हैं, हमारे माइन्यूट फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। अगर absent या तो ज़्यादा करके तो absent होते हैं, अगर present होते तो ये माइन्यूट होते हैं। ब्लैक बोर्ड। तो हम लोगों ने एनिमल सेल, प्लांट सेल का डिफरेंसेस देख लिया था। अब हम लोग देखने वाले ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, और 3 सॉल्यूशन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, जिससे हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, और दूसरा डिफ्यूजन के बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं ये दोनों जो प्रोसेस होता है ना, ये दोनों में क्या एक चीज़ कॉमन हम लोग को देखने को मिलता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे ऑस्मोसिस हमारा 2 तरह का होता है, एक इंडो ऑस्मोसिस होता है, एक एक्सो ऑस्मोसिस होता है। तो उसके बारे में अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ देखते हो ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, डिफ्यूजन हमारा भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। क्या पे डिपेंड करता है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इंडो और एक्सो से, ऑस्मोसिस के सब पार्ट्स से, तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये दोनों में क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस का फ्लो होता है। अब हम लोग को समझना है कि ऑस्मोसिस किस में होता है, डिफ्यूजन किस में होता है। तो ऑस्मोसिस का अगर डेफिनेशन जानते हैं तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किस चीज़ का, इसमें जो हमारा होता है ऑस्मोसिस में हमारा वही क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड सब्सटेंस हो गए हमारे सारे लिक्विड सब्सटेंस का होता है। और डिफ्यूजन में गैसेस सब्सटेंस के होते हैं। CO2 का अगर हम लोग को क्या है कि CO2 को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाना, या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स का जो हमारा गैसियस सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है, और हमारे फ्लूइड या लिक्विड सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज होता है वो हमारे ऑस्मोसिस से होता है, और गैसियस सब्सटेंस का हमारा डिफ्यूजन से होता है। तो इतना इसको समझने के बाद अब तभी हम लोग को हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो देखते हैं कि हमारे बायो में 3 सॉल्यूशन बनाया गया है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि 3 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला मेरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका यहाँ पे क्या करना है, कैसे हम लोग को रखना है सेल को। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट क्या आएगा, कंडीशन क्या है, रिजल्ट क्या आएगा। कंडीशन मेरा हाइपोटोनिक है, इसमें हम लोग को कैसे रखना है। दूसरा मेरा आता है, यहीं पे देख लेते हैं, दूसरा मेरा आता है आइसोटोनिक, और तीसरा मेरा आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 3 सॉल्यूशन को। अब पहला सॉल्यूशन मेरा हाइपोटोनिक है। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन कंसंट्रेशन इन द सेल।
कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो कंसंट्रेशन होगा ना सेल के अंदर का, जो हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होगा वो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट, जिस कंटेनर में हम लोग सेल को रखने वाले हैं, अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो कंटेनर लेंगे ना तो सेल डालेंगे तो सेल से ज़्यादा मेरा क्या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेल मेरा क्या करेगा, सेल स्वेल अप एंड मतलब स्वेल अप करेगा कैसे, गेन वाटर को गेन करेगा, सेल फूल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे, हाँ यहाँ पे समझना है एक बात को कि अगर मेरा प्लांट सेल होगा तो वो क्या ब्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगर एनिमल सेल होगा तो ब्रस्ट आउट कर जाएगा, क्योंकि हमारा जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, दूसरा सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या है, एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए, सेम कंसंट्रेशन, आपको ये वर्ड याद रखना है, एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन होना चाहिए। किस चीज़ का, हमारे सॉल्यूशन का, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल। तो हमारा क्या होगा, जो पानी का फ्लो होगा वो बोथ द डायरेक्शन से होगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा हमारा, इसका रिजल्ट होगा कि नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल, शेप एंड साइज ऑफ द सेल, मतलब कि कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा हमारा शेप एंड साइज ऑफ द सेल में। और थर्ड है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, थर्ड है हमारा, देखते हैं हाइपरटोनिक। तो आप लोग को पता है ना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कोई भी व्यक्ति हाइपर हो जाता है तो उसी तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हम लोग देख रहे हैं, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन जो होता है, जो कंसंट्रेशन होता है हमारे सेल में कम होता है और उसके बाहर के सराउंडिंग में, सेल के बाहर में कम होता है और एज कम्पेयर टू सेल में ज़्यादा होता है बाहर के सराउंडिंग में। तो क्या होगा कि सेल से हम लोग को पता है कि ऑस्मोसिस का काम क्या है, ऑस्मोसिस एक टर्म होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल से क्या होगा, जितने भी हमारे सॉल्यूशन होंगे वो हमारे बाहर चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज़ ग्रेटर देन इट्स सराउंडिंग, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सेल विल श्रिंक, सेल सिकुड़ भी सकता है हमारा, और उससे जितने भी पानी होंगे सारे, या फिर जो भी सॉल्यूशन होंगे जो भी उसमें प्रेजेंट है वो सारे क्या आएंगे, बाहर आ जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो आई होप कि आपका पार्ट 1 हमारे वीडियो का आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या कहता है सेल शेप एंड साइज़ के बारे में। तो ये नॉर्मल सा एक छोटा सा टॉपिक था, सेल शेप एंड साइज़ क्या है एक अभी डिस्कस कर देते। सेल शेप एंड सेल साइज़ क्या है, हर एक सेल एंड शेप साइज़ डिफरेंट सेल का, हर एक सेल का अपना खुद का अलग अलग शेप एंड साइज होता है उसके फंक्शनिंग के को लेके। अगर हम लोग स्पर्म सेल, ओवम सेल या फिर बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, ये सब भी सेल्स होते हैं, ये सब की अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि ये सब का फंक्शन अलग अलग होता है। तो हम लोग पार्ट 1 में इतना चीज़ पढ़े, पार्ट 2 में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में तो पता है आप लोग को कितना सेल ऑर्गेनल्स है, देखने में छोटा है पर आप लोग को सबका फंक्शन एंड फीचर्स आपका ये सब का याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।